Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री आप लोगों का हमारे शो एक मुलाकात में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे खास मेहमान हैं सुषमा जी, जिन्होंने बीएससी बीएड बॉम्बे से किया है और एमएड एमएसयू से किया है। 20 साल का अनुभव है इन्हें शिक्षण के क्षेत्र में। ये टीचर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं। गुजरात राज्य बोर्ड से और योग निकेतन से ये सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और टीचर हैं। ये सार्स ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं। चिल्ड्रन कोर्स फॉर मेडिटेशन की टीचर हैं। कविता लिखती हैं। चित्रकला, डांस, संगीत की शौकीन हैं। इनको कॉलेज से ही योग करने का शौक था। उन्होंने सीखने पर यह संकल्प लिया कि वे हमेशा योग सीखती रहेंगी और सिखाती रहेंगी। तो चलिए ऐसे अनुभवी कलाकार से और योगा टीचर से जानते हैं कि विविध प्रकार के दिव्यांगों के लिए योग कैसे लाभदायक है। थैंक यू जयश्री। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ उड़ान रेडियो का, जिसकी वजह से आज मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आप सभी की सेवा करने का मौका मिला है। जब मेरी दोस्त ने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि दिव्यांगों के लिए योग करना है, तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आए और मैंने सोचा कि स्वस्थ रहने का अधिकार केवल सक्षम लोगों का नहीं है। वैसे तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये कई सारी समस्या किसी को भी हो सकती है, चाहे वो सक्षम हो या दिव्यांग। तो सब तरह के लोग योग करते हैं, तो दिव्यांग क्यों नहीं? और इसीलिए मैंने फिर इस प्रोग्राम में आने का प्रस्ताव मंजूर किया। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको मैं योगासन अच्छी तरह से विश्लेषण करके बताऊं। आप सभी इसको अपनी मन की आंखों से देखकर इसका सही तरीके से अनुकरण करें। मेरी आवाज़ आपकी दृष्टि बने। जिस तरह से संजय राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का वर्णन करते थे, खैर उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी। मैं अपनी तरफ से प्रामाणिक प्रयत्न करूंगी कि आपको 100% दूं। बहुत अच्छा सुषमा जी। तो क्या आप हमें संक्षिप्त में बता पाएंगी कि योग है क्या? क्योंकि वैसे तो योग की व्याख्या बहुत ही बड़ी है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग इतना बड़ा हो गया है कि उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप क्या हमें संक्षिप्त में बता पाएंगी कि योग क्या है? ज़रूर जयश्री जी, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी कि आपको योग समझाऊं। वैसे तो योग बहुत विस्तृत है। योग एक प्राचीन दर्शन है जिसमें खुद के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। योग शब्द का अर्थ ऐक्य या एकत्व होता है। योग यह संस्कृत धातु युज से बनता है, जिसका अर्थ है जोड़ना। टू योग, ज्वाइन, टू यूनाइट विथ सुप्रीम पावर, जो कि परमात्मा, ईश्वर या सुपरनेचुरल एनर्जी के साथ एकात्म का अनुभव, वननेस विथ ऑल। योग शब्द का प्रयोग गीता में 118 बार हुआ है। इन सभी योग शब्द का अर्थ है डूब जाना, एकाकार होना। इसके बावजूद कुछ मुख्य अर्थ है समत्व, समता बनाए रखना, विषमता न आने देना। योग सम्यक जीवन का विज्ञान है। यह हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। असंतुलन से अंग, पेशियां और तंत्रिकाओं में सामंजस्य नहीं रहता। अंतस्त्राव प्रणाली की अनियमितता, जिसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, उसकी कार्य कुशलता कम होने के कारण रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वामी शिवानंद जी योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योग विचार, वाणी और कर्म के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है। इस सामंजस्य का नाम ही योग है। योग कर्मेषु कौशल्यम, छोटे बड़े सारे कामों में कुशलता प्राप्त करने का नाम योग है। अथ योग अनुशासनम, योग एक जीवन पद्धति है।
आर्ट ऑफ लिविंग है, एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें अनुशासन है, कई नियमों का पालन करना होता है, सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक विचार, सम्यक निद्रा इत्यादि। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग से आप आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, उसे स्थिर कर सकते हैं। चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस, चित्त की वृत्तियाँ भटकना होती है, जो अस्थिर होती है, उसे निरोध करना मतलब शांत और स्थिर करना। हमारे भारत में प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से योग परंपरा चलती आई है। योग का अंतिम लक्ष्य इनलाइटमेंट या ब्रह्मज्ञान पाना, मुक्ति पाना है। महर्षि पतंजलि मुनि ने जो हमें अष्टांग मार्ग दिया है, उसके कुल 8 अंग होते हैं। अच्छा। योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलन में रखता है। इसे हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्मों और ध्यान के अभ्यास से पा सकते हैं। अच्छा, अरे बहुत अच्छा सुषमा जी, आपने ये जो अभी समझाया है कि योग करने से माइंड, बॉडी, सोल, इसकी जो यूनिटी होती है, इससे जो हार्मोनल बैलेंस होता है और हार्मनी होता है, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। क्योंकि आज के जीवन में इतना टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स इतने हो गए हैं, लोगों को गुस्सा इतना आता है। तो अगर योग करेंगे तो इससे हमारे अंदरूनी और बाहर दोनों में हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी और हम शांत रह सकेंगे और हमारे जीवन को थोड़े अच्छे से जी पाएंगे। अभी आप ये कह रहे थे कि कुछ योग के 8 मार्ग या अंग होते हैं। हमने तो सोचा था कि हमने जो सुना है आज तक कि भाई ये जो आसन करते हैं यही योग है। तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि 8 मार्ग या अष्टांग क्या है? महर्षि पतंजलि मुनि ने हमें अष्टांग योग का मार्ग दिया है, जिसमें कि सबसे पहला चरण है यम, दूसरा है नियम और तीसरा मार्ग है जो आप कह रहे थे आसन। लेकिन आज के जीवन में आप देखो तो आसन ही योग बन गया है। तो योग क्या है कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसके 8 मार्ग होते हैं, यम, नियम, आसन। यम नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम होते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम हमारे प्रोग्राम में आगे चल के करेंगे, क्योंकि ये मैं अभी आपको संक्षिप्त में नहीं समझा सकती हूँ, तो हम बाद में इसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। हम भी इंतज़ार करेंगे कि इसके बारे में और जाने, क्योंकि हमको ऐसा था कि योग सिर्फ ये जो आसन करते हैं वही है। तो अगर योग इतना विस्तृत है तो हमें भी जानने की बहुत इच्छा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। चौथा अंग होता है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिरी है समाधि। इसके धीरे धीरे निरंतर अभ्यास और अनुभव से योगी इस मार्ग में आगे बढ़कर मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, ब्रह्म ज्ञान या एनलाइटमेंट, वो पा सकता है। अच्छा, बहुत बहुत जानकारी है। अच्छा, तो सुषमा जी, आप हमें कृपया ये बताएंगे कि योग करने का सही समय या सही उम्र क्या होती है? जरूर। योग करने का सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सवेरे 4 बजे से सूर्योदय के पश्चात आधे 1 घंटे तक। इस समय में आप कभी भी योग करो तो आपको बहुत लाभ होता है। अगर सुबह योगा नहीं कर पाते, कई लोगों को दफ्तर जाना होता है, टिफ़िन बनाना होता है और काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसे शाम को या रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखना है कि भोजन करने के 3-4 घंटे के बाद, और अगर आपने हल्का नाश्ता किया है तो उसके 1 घंटे के बाद आपको योगासन करने हैं। योग की उम्र नहीं होती है, कोई भी उम्र में आप कर सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मैं बताऊंगी कि 7 साल की उम्र से योग शुरू करना ठीक रहेगा। कुछ खास अभ्यास उन्हें नहीं सिखाए, क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ बढ़ रही होती है और वो मुलायम होती है।
अस्थि पे अगर जोर डालेंगे तो कई मुद्राओं में बैठने वक्त हड्डियां मुड़ जाने के चांसेस होते हैं, इसीलिए अच्छा, ये अस्थि मतलब क्या है सुषमा जी? हस्तियां मीन्स बोन्स, हड्डियां। तो जैसे बच्चों को पद्मासन सिखाया जाता है तो हम ऐसे कठिन आसन उनसे ट्राई नहीं करवाएंगे। उनको हम शुरुआत नाद योग से की जा सकती है। नाद योग है, मंत्र योग है, अच्छा, नॉर्मल मेडिटेशन जो बोलते हैं आनापान मेडिटेशन, वैसे करवा सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो एडल्ट होने के बाद 18 साल की उम्र के बाद हम उनसे प्रॉपर योगासन करवा सकते हैं। जो बुजुर्ग है 60-70 उम्र के, उनको हल्के व्यायाम करने चाहिए। सूक्ष्म क्रियाएं, शवासन, ध्यान, हास्य योग इत्यादि वो कर सकते हैं। अच्छा, तो सुषमा जी ये बताइए कि क्या योग करने से पहले कोई पूर्व तैयारी करनी होती है, और दिव्यांगों को लेके खास क्या कोई ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है योग करने से पहले? जी हाँ, सामान्य लोग तो योग कर सकते हैं, लेकिन दिव्यांग लोग सारे आसन, सारी क्रियाएं नहीं कर पा सकते हैं। उनके शारीरिक दोष के कारण कुछ आसन, कुछ क्रियाएं वो ज़रूर करें। शारीरिक अपंगत्व के कारण वंचित नहीं रह सकते। मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग बेड से उठ नहीं पाते हैं वो बेड पे लेट के भी कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, उनको या किसी की मदद की अगर ज़रूरत है तो ले सकते हैं। अगर वो ये प्रोग्राम समझ सकते हैं खुद से तो कर सकते हैं। जो व्हील चेयर पे बैठे हैं वो पैरों की क्रिया नहीं कर सकते हैं, वो चेयर पे बैठे बैठे भी योग कर सकते हैं। जो आगे बेंड नहीं हो सकते, झुक नहीं सकते हैं, वो बेंडिंग की क्रिया ना करे, लेकिन स्ट्रेचिंग तो कर सकते हैं। अगर किसी का कोई हाल ही में हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या कोई और ऑपरेशन हुआ है, वो ये योग ना करे और डॉक्टर की सलाह से ही कुछ कालांतर के बाद उनकी परमिशन के साथ ही शुरू करें। अगर योग करने में, कोई क्रिया करने के बाद शरीर के किसी अंग में दुखाव आए तो उस क्रिया को बंद करें। ध्यान रखें कि जो भी सूचना दी जाती है उसकी पूरी तरह से पालन करें। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हो, जिसका निराकरण अगले एपिसोड में हो जाएगा। योग करते वक्त शरीर और मन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। जो लोग जमीन पे योगा मैट बिछा सकते हैं वो वहां बिठा के कर सकते हैं, या सतरंजी भी आप डाल सकते हो। आप सूती और ढीले कपड़े पहने, स्नान शौचादि कर्म करने के पश्चात शांत जगह पे जो कि हवादार हो वहां बैठे। जो आसन और स्थान आपने योग के लिए निश्चित किया है वही नियमित रूप से बैठे। योग खुली जगह पे नहीं करना चाहिए। पानी पीना है, बाथरूम जाना है तो योग करने से पहले आप कर सकते हो, लेकिन योग करते वक्त भी आपको कोई नैसर्गिक आवेग आता है तो उसे कर लेना चाहिए। वॉशरूम जाना चाहिए, उसे ना रोके। अच्छा सुषमा जी, अभी आप ये कह रही थी कि योग कोई भी खुली जगह में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने जब भी हम वॉक करने जाते हैं तो हमने देखा है लोग गार्डन में बहुत योगा करते हैं, अपनी बालकनी में आके योगा करते हैं, छत पर योगा करते हैं। तो हमने तो सोचा था कि योग खुली जगह पे ही करना चाहिए, लेकिन अभी आपने कुछ ऐसा कहा कि योग ऐसी खुली जगह पे नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में आप कुछ कह पाएंगे? जी ज़रूर। जहाँ पे ओपन स्पेस होती है, जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे स्पेस बहुत होती है, अवकाश होता है, हवा होती है, डायरेक्ट सन होता है। और हवा और अवकाश जो है उसका मानव के मन के साथ बहुत सा असर होता है। मन के लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग है। एक क्लोज रूम में अगर हम बैठते हैं जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होती है एयर की, वहाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि योग जो है कोई शारीरिक कसरत नहीं है। यहाँ हम मन और शरीर दोनों के साथ जुड़े होते हैं और सांसों को भी ध्यान रखना होता है। तो जब हम बाहर रहते हैं तो खुली हवा के कारण हमें खुद की जो नेचुरल सांस है, नैसर्गिक श्वास है, उसकी गति वो नहीं समझ में आएगी और मन एकाग्र करने में
हमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम बाहर रहेंगे तो आंखें खुली रहेगी, बाहर के दृश्य देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो हम अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए उसे खुली जगह पे करना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम जहाँ योग करें वो हवादार हो मगर वो खुली जगह में ना हो। हाँ, जहाँ पे खिड़की दरवाजे मतलब खिड़कियाँ खुली हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लेकिन तेज हवा नहीं आनी चाहिए, इस तरह से। अच्छा, तो सुषमा जी आप हमें ये बताइए कि आज जहाँ 21वीं सदी में इतने विविध तरह की शैलियाँ निकली हैं कसरत करने के लिए, अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जैसे जिम है, एरोबिक्स है, योगा है, बहुत सारी तरह की चीज़ें निकली हैं, तो इनमें और योग में कोई अंतर है या कुछ अलग है, कुछ खास है? अगर आप उस पर हमें कुछ बता पाएंगे तो। जी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी मार्ग उपलब्ध है आज की डेट में, जैसे कि जिम है, आपने कहा, एरोबिक्स है, वॉकिंग कर सकते हो आप, जॉगिंग कर सकते हो, तो वो भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन योग और उनमें काफ़ी फ़र्क है। वो इस तरह से कि जैसे आप कोई भी शारीरिक कसरत करते हो तो आप थक जाते हो, आप थक जाते हो, आपको पसीना आ जाता है, आप कभी कभी आप हांफने लगते हो, आपकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, और आज के ज़माने में सभी लगे पड़े हैं कि कैलोरीज घटानी है, कैलोरीज घटानी है, मोटापा घटाना है। हाँ, तो वो होता है। लेकिन योग काफ़ी अलग है। योग सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है। जब भी आप योग करते हो तो आपका मन प्रसन्न रहता है, करते वक्त भी, पहले भी और करने के बाद भी। इसमें आप थक नहीं जाते हो, उल्टा आप एनर्जी गेन करते हो। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप खुद से कनेक्टेड रहते हो, अपनी सांस के साथ, अपने मन के साथ, और उसी का नाम योग है। योग सिर्फ आसन करना या शारीरिक कसरत करना ऐसा नहीं है। अच्छा सुषमा जी, एक बहुत अहम सवाल है हमारे मन में कि ये जो हम सुनते हैं कि योग करने से मोटापा चला जाता है, डायबिटीज़ चली जाती है, हमें गुस्सा आना बंद हो जाता है, आप ऐसा करिए तो ये हो जाएगा। तो ये जो इतनी सारी जानकारी है, लोगों ने जो इतनी धारणाएं बना रखी हैं मन में और इतना सारा जो फॉलो करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, अभी का जो दौर चल रहा है वो ऐसे है ही कि सब लोग समझते हैं कि मैं योग करने जाऊंगा तो मेरा मोटापा कम हो जाएगा, मेरी बीमारियां कम हो जाएगी, मुझे ब्लड प्रेशर की गोली नहीं लेनी पड़ेगी, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे बताते भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, और जो इतने सालों का अनुभव है मेरा और दूसरे लोगों का भी, कि ये गलत फहमी है लोगों में कि योग करने से शारीरिक बीमारी दूर हो जाती है। योग कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी दूर करने का मार्ग नहीं है, या मोटापा कम करने का रास्ता नहीं है। अच्छा। आप समझिए कि योग एक स्वस्थ जीवन शैली है। योग एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें कुछ नियमों का आपको पालन करना होता है। अगर वो आप नियम पालन करते हो, योग की निरंतर प्रैक्टिस करते हो, उसको अपने जीवन में उतारते हो, जैसे कि समतोल आहार है, सकारात्मक विचार है, रोज की साधना है, ये आप करने लगते हो, तभी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी बीमारियां कम हो जाती है, क्योंकि आपको मानसिक शांति आने लगती है, और ये बीमारियां दूर हो सकती है, मोटापा कम हो सकता है क्योंकि आपका डाइट कंट्रोल हो गया। तो ये पूरी तरह से जब आप फॉलो करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट और बाय प्रोडक्ट आपकी बीमारी दूर हो सकती है या मोटापा कम हो सकता है, लेकिन ऐसा योग कोई ऐसा दावा नहीं करता। अच्छा, तो आप ये कह रही थी कि जो पहले हमने जो अष्ट अंग और अष्ट मार्ग की बात की थी, अगर हम उसे नियम से हर रोज़ फॉलो करते हैं तो शायद हमें ये बदलाव हमारे अंदर दिखने लगे, मगर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने कुछ आसन कर लिए तो इससे हम स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। जी हाँ। अच्छा। ऐसा कोई 1 महीने का क्रैश कोर्स आपने कर लिया योगा का, या फिर ऐसा पावर योगा कर लिया और एकदम से पूरा आप में एनर्जी आ गई और आप वो हो गए, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। ये अंधश्रद्धा है। हर व्यक्ति को अपने अपने व्यक्तित्व और निजी आवश्यकता के अनुरूप ही
स्वयं के लिए उपयुक्त योग का अनुकरण करना चाहिए। योग की कई सारी शाखाएं हैं। हाँ जी। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, लय योग है। लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि 20वीं सदी के अंतिम 50 सालों में हठ योग की लोकप्रियता काफी बढ़ गई। प्राचीन काल में तो शठ कर्म जो शुद्धि क्रिया कहते हैं उसको ज्यादा महत्व था, लेकिन अभी उसमें काफी विस्तार हो चुका है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा, कर लेना चाहिए, लेकिन निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। मैं ऐसा बोलूंगी कि जो आप कर रहे हो उसे फॉलो करना, अनुकरण करना वो ज्यादा जरूरी है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा, जैसे कहा था योग अनुशासन। अनुशासन। अच्छा अच्छा सुषमा जी, हमने देखा है कि योग शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं या मंत्र जपते हैं या ध्यान लगाते हैं या ओमकार करते हैं। तो ये उसकी कोई एक क्रिया है या कुछ ज़रूरत है वो करने की, या उसका क्या फ़ायदा है? योग करने से पहले प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा है? देखिए, हमारे भारत में प्राचीनता से ही कोई भी कार्य की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दैनंदिन साधना के पूर्व प्रार्थना करना आवश्यक है। इसके काफी सारे लाभ होते हैं, जैसे कि हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, मानसिक सुरक्षितता की भावना बढ़ती है। और जब भी हम सामुदायिक रीत्या प्रार्थना करते हैं ग्रुप के साथ, तो उसके तो और भी फायदे हैं, क्योंकि एकात्मता बढ़ती है, वातावरण शुद्धि होती है। और योग करने से पहले अपने आप से कनेक्ट होने के लिए वो एक ब्रिज का काम करता है प्रार्थना। ओमकार का तो अपना ही एक महत्व है। ओम ये कोई शब्द कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। ओम ये एक यूनिवर्सल ध्वनि है, जो सूरज से भी आपको ओम की ध्वनि सुनाई देगी। आप अगर ध्यान से सुनो तो मंदिर के घंटा में ओम की आवाज सुनाई देगी, भंवरे के गुंजन में आपको स्वर सुनाई देंगे। तो ओम ये यूनिवर्सल साउंड है जिसको सभी धर्मों ने, सभी देशों ने माना है। तो ओमकार से इसीलिए शुरुआत होती है। मंत्रों में आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो। वैसे गायत्री मंत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उस मंत्र के उच्चारण से अपने शरीर में जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वो काफ़ी होते हैं। और अपने दिमाग में, ब्रेन में एक स्त्राव जो है, हार्मोनल स्त्राव, वो अच्छा होने लगता है। अच्छा। इसीलिए गायत्री मंत्र को, अदरवाइज आपकी जिस भगवान के प्रति धारणा है, श्रद्धा है, वो कोई भी प्रार्थना, वो कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो। अच्छा, तो सुषमा जी, आप ये कह रहे थे कि हर व्यक्ति को अपने अपने व्यक्तित्व एवं निजी आवश्यकता के अनुरूप योग करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से योग हैं जो किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जी हाँ, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि योग सीखने के लिए बीमार जो है लोग वो ज़्यादातर आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी में कौन सा आसन, कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए। और योग टीचर का ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले वो अपने साधक के साथ चर्चा करें। अच्छा। उनकी वैयक्तिक, उनकी क्या समस्या है, मानसिक समस्या, उनके बारे में जाने, ताकि वो उनको उस तरह से साधना करवाएंगे। अच्छा। तो मैं आपको पूरा डिटेल तो नहीं बता सकती, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति का अलग होता है, लेकिन मैं ठीक है, मैं सामान्य रीति से क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि कोई रोग होता है जिसमें खींच आती है, किसी को आंखों का ज़्यादा नंबर का चश्मा लगा होता है, मोती बिंदु का प्रॉब्लम आता है, कान पकते हैं या फिर चक्कर आते हैं, ऐसे लोगों को विपरीत करणी आसन नहीं करना है। अच्छा। जिसमें कि पूरी तरह से हमें पाँव नीचे जमीन को लगाना होता है, तो इस तरह से विपरीत करणी आसन नहीं करने हैं। किसी को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है या फिर साइटिका की बीमारी है, उन्हें विपरीत करणी आसन नहीं करना है। जानुशिरासन, जिसमें आगे झुक के हम करते हैं, योग मुद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको सिर को उठाना अलाउड नहीं है, तो वो क्रियाएं टालें। जो व्यक्ति काफ़ी स्थूल है, मोटापा है,
वो विपरीत करणी आसन करना टालें, पवन मुक्तासन में माथा ऊपर नहीं उठाएं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो कपालभाति ना करे, विपरीत करणी ना करे। जिनको हृदय के रोग है वो भी कपालभाति और विपरीत करणी आसन ना करे। अच्छा। जिनको पेट की बीमारियां है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, उनको पेट पर दबाव डालने वाले तमाम योगिक क्रियाएं नहीं करनी है। जिनको कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनको मूलबंध नहीं लगाना है। अच्छा। जिनको कमर की गादी खिसक गई है उनको जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रासन नहीं करना है। घुटनों की तकलीफ है उनको जहाँ पे घुटना मुड़ जाता है, ऐसे आसन जैसे पद्मासन, वज्रासन, वो नहीं करने हैं। अच्छा। और अगर आप आसन करते वक्त शरीर थक जाता है तो आपको थोड़ी देर शवासन करना है, रिलैक्स होना है, फिर योगा करना है। क्योंकि योग मतलब शरीर स्थिर सुखम आसनम, मतलब जो स्थिति में आप सुख से बैठ सकते हो, काफ़ी देर तक स्थिरता से बैठ सकते हो, वही आसन है। खींचतान के बहुत बड़े बड़े आपको शीर्षासन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये जो सुषमा जी हमारी जो श्रृंखला शुरू हो रही है योग विद सुषमा, इसमें आप जैसे जैसे योग करते जाएंगे और कराते जाएंगे वैसे वैसे आप और भी इसके बारे में जानकारी देते जाएंगे और इसकी और भी चर्चा करते जाएंगे, लोगों को समझाते जाएंगे, ताकि हमें जो योग है वो सही तरीके से समझाया और समझ में आए, इस तरह से, है ना। और अगर किसी को आपसे और जानकारी चाहिए या जानना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कैसे करेंगे? जी, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको सही तरीके से मुझसे जितनी बन सकती है उतनी जानकारी दूंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा योग बहुत विस्तृत है। हाँ जी। तो अगर उसमें से कुछ अगर रह जाता है तो मैं उसके लिए क्षमस्व, बट मेरा ये प्रयास रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या प्रश्न है तो आप मुझे sushmatalent04@gmail.com, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, SUSHMA सुषमा TALENT talent 04@gmail.com, ये ईमेल पे आपके सवाल भेज सकते हो। थैंक यू। और भी एक तो मिनट। सुषमा जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे शो में आए और ये श्रृंखला शुरू करेंगे हम, और हमारी जो भी योग से संबंधित हमारी जो क्वेश्चंस थे या क्वेरीज थे उस पर आपने जो रोशनी डाली और उसका जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपने ये मौका दिया, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम मिलेंगे मॉर्निंग योग विद सुषमा इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।